आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की सीरीज में पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय एवं अन्य संस्थाएं। गैर संवैधानिक निकाय एवं अन्य संस्थाएं, यह है क्या है? संवैधानिक निकाय या गैर संवैधानिक निकाय संसद द्वारा अधिनियम पारित करके बनाए जाते हैं। इन्हें संवैधानिक निकाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसद द्वारा विधि बनाकर गठित किए जाते हैं। चूंकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, इसलिए इन्हें गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग एवं योजना आयोग, भारत का विधि आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। देश में मानवाधिकारों के प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किन सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है? तो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार के मामलों की जांच करता है? तो ऐसे मामले जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 में की गई थी और इसी दिन से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसी तिथि को मनाया जाने लगा। आयोग की संरचना कैसी है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। आयोग में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। कुल 12 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वही होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है या रहा हो। एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री द्वारा गठित 6 सदस्यीय चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, दोनों सदन के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र को 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। वह सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे या प्रावधान किया गया है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो। पूर्व में कार्यकाल 5 वर्ष था, 3 वर्ष हो गया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाने की रीति क्या है? केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग के कार्य देख लेते हैं क्या है। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना तथा इससे संबंधित शिकायतों की सुनवाई करना, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को न्यायालय की सहमति से उस मामले को निपटारा करवाना, राज्य सरकार के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए रखा गया है, वहां जाकर स्थिति देखना व सुधार हेतु सरकार को सिफारिश करना, मानवाधिकार से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना,
और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयास को उत्साहित करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मानवाधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना, ऐसी बातें जिनके अंतर्गत आतंकवाद का कार्य है और जो मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा डालते, पुनर्वलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस न्यायालय के समान सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल न्यायालय के समान। मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के पास। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को किन परिस्थितियों में अपने पद से मुक्त कर सकता है? यदि वह दिवालिया हो गया हो। पहली चीज, यदि वो क्या है? दिवालिया हो गया हो। कार्यकाल के दौरान किसी कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में सम्मिलित होना, मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ होना, न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो रहे उनका कार्यकाल क्या है? पहले क्रम में देखिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक। न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे 26 नवंबर 1996 से 24 अक्टूबर 1999 तक। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा 4 अक्टूबर 1999 से 17 जनवरी 2003 तक। न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ये क्या थे? 17 फरवरी 2003 से 31 अक्टूबर 2006 तक। आगे देखते हैं न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल कार्यवाहक रहे 1 नवंबर 2006 से 1 अप्रैल 2007 तक रहे। न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू ये इनका कार्यकाल था 2 अप्रैल 2007 से 31 मई 2009 तक। न्यायमूर्ति जे.पी. माथुर कार्यवाहक रहे 1 जून 2009 से 6 जून 2010 तक। न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन 7 जून 2010 से 11 मई 2015 तक। न्यायमूर्ति सिरिकियाक जोसेफ कार्यवाहक रहे 11 मई 2015 से ये 28 फरवरी 2016 तक रहे। आगे देखते हैं कौन रहे। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ये 29 फरवरी 2016 से 2 मई 2021 तक। प्रफुल्ल चंद्र दत्त कार्यवाहक रहे 2 मई 2021 से 2 जून 2021 तक। अरुण कुमार मिश्रा ये 2 जून 2021 से अब तक हैं। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल किस प्रकार का होता है? तो सिफारिश या सलाहकार का होता है। देखिए ये चीज जो दिया गया है ना, किसी अध्यक्ष वगैरह आयोग के अध्यक्ष को आप करंट अफेयर के तत्कालिक स्थिति में देख के जाइए तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां देख लेते हैं। साक्ष्यों को समन करना, हाजिर करना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948। भारत में संविधान का कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चारों जगह आपको क्या मिलेंगे? मानव अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधान मिलेंगे। घोषणा 1948 में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन है? 30 अनुच्छेदों का। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के किस भाग को प्रतिबंधित करता है? तो मौलिक कर्तव्यों को। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का प्रमुख बिल किस पर है? तो मानव होने की वजह से मानव गरिमा पर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन से अनुच्छेद प्रथम पीढ़ी के माने जाते हैं? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 21 तक के अधिकार। द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार आते हैं अनुच्छेद 22 से लेकर 27 तक। मानवाधिकार की पहली पीढ़ी में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? तो नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को शामिल किया गया है पहली पीढ़ी के अधिकारों में। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में मानवाधिकार में शामिल क्या है? सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, यानी जो सामाजिक भेदभाव हैं जो सभी प्रकार के, उनको खत्म किया जाए। एकजुटता तथा समूह में शामिल होने का अधिकार मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आता है।
मानवाधिकार के संबंधित सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 1 और 2 क्या कहता है? सभी मनुष्यों को जन्म से विवेक बुद्धि के अनुसार जीवन जीने एवं बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव से जीवन यापन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये देखिए, ये सार्वभौमिक ये मानवाधिकार घोषणा है, ये भारत का नहीं बल्कि जो यूएन का है उसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है? दासता और गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता। 5वां अनुच्छेद क्या कहता है? अमानवीय व्यवहार एवं मंत्रणा से विमुक्ति। अनुच्छेद 6 उसका क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? विधियों के समक्ष संरक्षण का अधिकार बताता है। 8 क्या कहता है? राष्ट्रीय अभिकरण और प्रभावी उपचार। 9 अवैध गिरफ्तारी व विरोध। 10 क्या कहता है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई। अनुच्छेद 11(1) क्या कहता है? निर्दोषिता का अधिकार। अनुच्छेद 11(2) क्या कहता है? कार्योत्तर विधि से विमुक्ति। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? एकांत एवं ग्रह पर पत्र भेजने का अधिकार। आगे देखिए क्या है? 13(1) क्या कहता है? संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता। 13(2) क्या कहता है? अपने देश से दूसरे देश जाने का अधिकार। अनुच्छेद 14(1) क्या कहता है? उत्पीड़न के कारण अन्य देश में शरण मांगने का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राष्ट्रीयता का अधिकार। अनुच्छेद 16 वैवाहिक जीवन का अधिकार के स्वामित्व का अधिकार। 17(1) और 18 क्या कहता है? विचार अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20(1) सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपने यहाँ की सरकार में सहभागिता। आर्थिक और सामाजिक अधिकार देखिए क्या है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 23 कार्य करने और रोजगार स्वतंत्र रूप में चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? विश्राम और अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 25 जीवन स्तर का अधिकार। अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 27 सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। अनुच्छेद 28 सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व्यक्ति को संपूर्ण विकास में स्वतंत्रता व अधिकारों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? किसी भी राज्य, समूह अथवा व्यक्ति के प्रभाव से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति ही अनुच्छेद 123 में होती है। मानव संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? तो ये 28 सितंबर 1993 को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य है? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषा दी गई है? तो धारा 2 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? धारा 2 अंगा में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सशस्त्र बलों की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? नौसेना, थल सेना और वायुसेना। राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में देखते हैं क्या है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राज्य मानव अधिकार के गठन का उल्लेख है? तो धारा 21 में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग 7वीं अनुसूची के अवस्थित किन विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? तो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का। किस मानवाधिकार संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य, कुल 3 सदस्य का प्रावधान किया गया? तो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा। पहले यह संख्या कितनी थी? पहले यह संख्या थी 5। का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। देखिए, आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें। आप समझदार हैं, आपके बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो सचिव। राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा चुनाव समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने वाली चुनाव समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता। इसके साथ ही वहाँ विधान परिषद जहाँ है वहाँ के विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी इससे पहले हो। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष निर्धारित था। मानव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? धारा 22 में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को उन्हें अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, उसी विधि से जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हटाए जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते एवं शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य: किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही जो न्यायालय में लंबित है उसमें हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अवलोकन करना और उनके सुधार हेतु अनुशंसा करना, मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक कानूनों की समीक्षा करना तथा क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अन्वेषण करना एवं इससे प्रोत्साहित करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, स्वप्रेरणा व उच्च न्यायालय के आदेश से मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना एवं उसे प्रोत्साहित करना। राज्य मानव अधिकार को किस न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो दीवानी न्यायालय के समान। कितने वर्ष से अधिक समय तक मामलों की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करता है? तो 1 वर्ष से अधिक मामलों की जांच नहीं करता है। आयोग द्वारा किसी मामले की जांच और उसके बाद उठाए गए कदम हैं: क्षतिपूर्ति के लिए सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करना, दोषी के विरुद्ध बंदीकरण की सिफारिश करना, को तत्काल सहायता प्रदान करने की सिफारिश करना। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 22 जुलाई 2019 को स्वीकृति मिली। यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहा हो। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो। ये है। आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़कर 3 कर दी गई और जिसकी एक महिला सदस्य होगी। इसमें दिव्यांगजन संबंधी आयोग के मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों को सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रहा हो। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करता है? तो राज्य सरकार को प्रेषित करता है। मानव अधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो ऐसे वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्ति किया जा सके। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है ये शक्ति। किसके अंतर्गत? धारा 25 के अनुसार। राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों को प्रयोग करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को क्या समझा जाता है? तो लोक सेवक समझा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2002 में हुआ।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस बी.के. नारायण को। देखिए, ये चीज़ आप वर्तमान की स्थिति वाला जो होगा वो करंट अफेयर से देख के जाइए। अब देखिए, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार से संबंधित धाराएं देख लेते हैं। धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। धारा 2 परिभाषा। धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। धारा 4 क्या कहती है? अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति। धारा 5 अध्यक्ष व सदस्यों के त्यागपत्र व हटाया जाना। धारा 6 अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। धारा 7 कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। धारा 8 अध्यक्ष व सदस्यों को सेवा से के निर्बंधन और शर्तें। 11 क्या कहती है? धारा 11 आयोग के कर्मचारी व अन्य कर्मचारी वृंद, कर्मचारी लोग जो होते हैं। धारा 12 आयोग के कार्य। धारा 13 जांच से संबंधित शक्तियां। धारा 14 अन्वेषण। धारा 17 शिकायतों की जांच। धारा 19 सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया। धारा 20 आयोग का वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 21 क्या है? धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। धारा 22 राज्य आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अब देखिए, राज्य आयोग के अध्यक्ष व किसी सदस्य का त्यागपत्र व हटाया जाना। धारा 23। धारा 26 राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के निर्बंधन और शर्तें। धारा 28 राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 30 मानव अधिकार न्यायालय। धारा 37 विशेष अन्वेषण दलों का गठन। को पूरा किए जाना क्या है? भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की समीक्षा, बाल श्रम की समाप्ति, मातृत्व, रक्त अल्पता और तथा मानवाधिकार, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना, हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार और विद्रोह एवं आतंक प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शक का कार्य करना, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, दलितों से संबंधित मामले, दुर्व्यवहार पर क्रियात्मक अनुसंधान, देश के लिए शरणार्थी कानून को अपनाने पर चर्चा। केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 12 के तहत। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के समय कुल आयुक्तों की संख्या कितनी थी? तो 5। एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित। वर्तमान में आयोग के आयुक्तों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 10। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष तक किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाने की विधि, दिवालिया होने पर, अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत हो, यदि उन्हें चरित्रहीन के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, शारीरिक व मानसिक रूप से दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो, यदि वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो। सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? उच्चतम न्यायालय से। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो वजाहत हबीबुल्ला को। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? श्रीमती दीपक संधू को 2013 में। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया? श्री वाई के सिन्हा को। ये भी आप करंट से देख के जाइए।
वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो 7। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 10 निर्धारित की गई है। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और उनका कार्यकाल देख लेते हैं। श्री वजाहत हबीबुल्लाह, ये 2005 से 2010 तक। एन तिवारी 2010 से ये कह रहे हैं 30/9/2010 से 8/12/2010 तक। श्री सत्यानंद दास कह रहे हैं 2010 से 2013। श्रीमती दीपक संधू 2013, ये 5/9/2013 से ये 18/12/2013 तक रहीं। श्रीमती सुषमा सिंह 19/9/2013 से 21/5/2014 तक। श्री राजीव माथुर 22/5/2014 से 22/8/2014 तक। श्री विजय शर्मा 10/6/2015 से 1/12/2015 तक। श्री राधाकृष्ण माथुर ये 10/1/2016 से 24/11/2018 तक। श्री सुधीर भार्गव 1/1/2019 से 11/1/2020 तक। श्री विमल जुल्का ये 6/3/2020 से 26/8/2020 तक। वाई के सिन्हा ये, और अभी करंट में आप देख के जाएंगे जब जाएंगे तो। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 के किस अनुच्छेद में सूचना के अधिकार का अर्थ बताया गया है? तो अनुच्छेद 2 जे में। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो मजदूर किसान संघ संगठन द्वारा। शक्ति संगठन MKSS की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? तो अरुणा राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अरुणा राय द्वारा। भारतीय संसद द्वारा संयुक्त सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2002 में। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 15 जून 2005 को मिली थी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होते ही कौन सा अधिनियम निरस्त हो गया था? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनाने से पूर्व देश के कितने राज्यों में यह अधिकार लोगों को मिल चुका था? तो 9 राज्यों में। 2005 से पूर्व सूचना का अधिकार प्राप्त राज्य कौन कौन से थे? देखिए कौन कौन से थे। तमिलनाडु 1997, गोवा 1997, राजस्थान 2000, कर्नाटक 2000, दिल्ली 2001, महाराष्ट्र 2007 और असम 2007, मध्य प्रदेश 2003 और जम्मू कश्मीर 2004। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? नागरिकों द्वारा जिस सूचना की मांग की जाती है उसे सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि सूचना जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे आवेदन के 48 घंटे के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये नकद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से नियत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। बिना कारण विलंब से सूचना देने के अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्यों में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार या संशोधन अधिनियम 2019। यह अधिनियम 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य स्तरीय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। संशोधन द्वारा उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पूर्व की सरकारी सेवाओं के बदले में सेवा में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के खिलाफ इसके वेतन में कटौती की जाती है। अब राज्य सूचना आयोग देखते हैं।
किस अधिनियम के तहत राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राज्यों में राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस माध्यम से की गई थी? शासकीय राजपत्र पर अधिसूचना के माध्यम से। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। राज्यों में चुनाव आयुक्तों की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 10 हो सकती है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। आगे देखते हैं क्या है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष दोनों में ही जो पहले हो। राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को किस आधार पर हटा सकते हैं? तो किस प्रकार हटा सकते हैं? सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल पद से हटाने के लिए जांच किसके पास भेजता है? तो उच्च न्यायालय के पास भेजता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारियों और शिकायतों का निराकरण करे। कौन कौन से हैं? जन सूचना प्राधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उसे जो जानकारी चाहिए थी उसे देने में मना कर दिया हो। आगे देखिए, निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न हो पाई हो, किसी भी स्थिति में उसे यह लगता हो कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है। आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है जिस मामले का कोई ठोस आधार हो। आयोग की जांच करते समय दीवानी न्यायालय में ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। आयोग लोक प्राधिकार के नियंत्रण किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन करवाएं। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो संथानम समिति पर। संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस अध्यादेश के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 द्वारा। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष 2004 में किस प्रकार की एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया था? तो नामित एजेंसी के रूप में। केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष संसद द्वारा संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था? 2003 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना किस प्रकार की है? बहुसदस्यीय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष व 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। इसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उसमें कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता। मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष या 65, जो भी पहले हो। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किस आधार पर के पद से हटाया जा सकता है? तो दुराचरण व अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दुराचरण व अक्षमता के संबंधित जांच राष्ट्रपति किसके पास भेजता है? तो उच्च न्यायालय के पास भेजता है।
केंद्रीय सत्ता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य शर्तें किसके समान होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। केंद्रीय सत्ता आयोग के कार्य देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के लिए निम्नलिखित संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की देखरेख करना। केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया हो। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत केंद्रीय सहायता आयोग को जिस कार्य में संदेह हो उस कार्य को सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच से संबंधित मामलों की सीबीआई को निर्देश देना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास किस न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है? तो दीवानी न्यायालय के समान। केंद्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र किस प्रकार का है? न्यायिक। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। केंद्रीय सतर्कता आयोग वार्षिक प्रस्तुत किया जाता है तो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। व्हिसल ब्लोअर किसे कहा जाता है? तो जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है? सुरेश एन पटेल को। तो आप ये चीज जो है करंट अफेयर्स देख के जाइए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? स्वतंत्र भारत @ 75 अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। व्हिसल ब्लोअर प्रस्ताव से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव। व्हिसल ब्लोअर किस वर्ष प्रभाव में आया? तो 2004 में आया। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1992 में किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक थी। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्य शक्तियां देख लेते हैं। जो प्रश्न बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित मुद्दों के लिए धन उपलब्ध कराना। आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति है तो आयोग पारिवारिक लोक अदालतों का गठन कर सकता है। महिलाओं के संबंध में जो भी कानून हैं उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना। महिलाओं के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध हैं उनकी सुरक्षा उपाय करना और आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना। कार्यस्थल पर शोषण उत्पीड़न जैसी शिकायतों की जांच करना। राष्ट्रीय महिला आयोग में किसी एक सदस्य का संबंध होना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति से। अध्यक्ष, सदस्य व सचिव का नामांकन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन और भत्ते व सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। किस आधार पर केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटा सकती है? तो कैसे दिवालिया घोषित हो, अदालत द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित हो, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। तो देखिए नोट देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को तब तक पद से हटाया नहीं जा सकता जब तक उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो। आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा शर्मा को। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी आप जाएंगे तो करंट अफेयर से देख के जाएंगे। जो वर्तमान अध्यक्ष या सदस्य कहीं भी होगा करंट अफेयर तो समझे तो वो देख के जाएंगे, नियुक्ति जरूर देख के जाइएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्रम देख लेते हैं क्या है। तो श्रीमती जयंती पटनायक,
ये 1992 से 1995, डॉक्टर मोहिनी गिरी 95 से 98, श्रीमती विभा पार्थसारथी 1999 से 2002, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 2002 से 2005, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 2011, श्रीमती ममता शर्मा 2011 से 2014, सुश्री ललिता कुमार मंगलम 2014 से 2017। वर्तमान में रेखा शर्मा वर्तमान में दिखा रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है गैर संवैधानिक निकाय क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 2007 में। राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है नई दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य अन्य सदस्य होते हैं, तो 6 होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितनी महिलाएं होती हैं, तो कम से कम 2 महिलाएं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में किस आयु वर्ग के सभी बालकों का संरक्षण समान रूप से महत्व दिया गया है, 0 से 18 वर्ष की आयु के। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 3 वर्ष। आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य व शक्तियां देख लेते हैं। बाल अधिकार के क्षेत्र में शोध और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, घरेलू हिंसा आदि से बच्चों के बचाने के लिए ठोस कदम उठाना, बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करके बच्चों के हितों में कानून लागू करना, बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 नवंबर को। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रियंका कानून को। ये भी आप करंट का टॉपिक है, ये देख के जाइएगा। बस प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो शांता सिन्हा थी, शांता सिन्हा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देख लेते हैं क्या है। किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, तो अधिनियम 1992 के तहत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1993 में। आयोग की रचना में कौन कौन शामिल होते हैं, तो अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य। और वर्ष 1993 में कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया, 5। कौन कौन से थे, मुस्लिम 93 में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। वर्तमान में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त धार्मिक समुदायों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। 6वां कौन है, जैन है, 2014 में इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, केंद्र सरकार को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्र सरकार और आयोग की लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, तो लगातार 3 बैठकों में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य व शक्तियां। राज्य व राज्यों के अल्पसंख्यकों का विकास की प्रगति का मूल्यांकन। अधिकार व संसद द्वारा पारित कानून की निगरानी। अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाना। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान थे। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया, तो 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, अधिनियम 2010 के तहत। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार का निकाय है, तो संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 4 सहयोगात्मक पीठें कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, भोपाल है। पुणे, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य, जो न्यायिक क्षेत्र व पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्यों का
कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्ति और कार्य देख लेते हैं क्या है। अधिकरण एनजीटी ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जो अप्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है। एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है जिसके अंतर्गत वह सुनवाई कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एनजीटी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी द्वारा निर्देशित आदेश निर्णय अधिनिर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्या है पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी व तीव्र निस्तारण। किन दो महत्वपूर्ण अधिनियमों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति व पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। इनको एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। एनजीटी के अधीन प्राप्त मुकदमों का निपटारा कितने समय के अंदर करना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष, तो ये भी आपको करंट में देख के जाना है, आदर्श कुमार गोयल, लेकिन ये आप करंट का टॉपिक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व रूप क्या था? ग्रीन बेंच। ग्रीन बेंच क्या है? ग्रीन बेंच एक न्यायिक बेंच है जिसका अंतर्गत पर्यावरण व वन संरक्षण से संबंधित विवादों की सुनवाई होती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। देखिए क्या है। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। अब आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। क्या है देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए अम्बुड्समैन संस्था पहली बार कब गठित की गई थी? तो 1809 में स्वीडन में। अम्बुड्समैन संस्था की स्थापना फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में और नॉर्वे में 1962 में। भारत विश्व का पहला राष्ट्रकुल देश जहां अम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया गया था, तो न्यूजीलैंड में 1962 में। भारत में अम्बुड्समैन को केंद्र तथा राज्य स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो लोकपाल व लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम किसके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा। इस पर सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 बनाया गया था। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 1966 के आधार पर। लोकपाल का गठन का उद्देश्य क्या है? तो भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना, उन पर कार्रवाई करना। किसके द्वारा सर्वप्रथम लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में उठाया गया था? तो के मुंशी 1960 के द्वारा। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ था? तो ओडिशा में पारित हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? महाराष्ट्र में 1971 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई 1966 के। हनुमंतैया को किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 1967 ईस्वी में। लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। किस तिथि को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 कानून के रूप में परिवर्तित हो गया? 1 जनवरी 2014 को। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। लोकपाल में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य, 50% न्यायिक पृष्ठभूमि वाले और 50% सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्ति और महिलाएं होंगे। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व एक नए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगा। अब देखिए, भ्रष्टाचार में संलिप्त व 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इस संस्था में नहीं रखा जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, न ही उन्हें कोई राजनीतिक पद दिया जाएगा। साथ ही पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य के चयन के लिए गठित चयन समिति कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से किसे भारत का प्रथम लोकपाल नामित किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को। लोकपाल के 8 सदस्य किस पृष्ठभूमि के होते हैं? 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं। कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल संस्था में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। इस अधिनियम के अधीन लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? तो लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन। राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना देख लेते हैं, क्या है? महाराष्ट्र में ये 1971 में, और राजस्थान में 1973 में, बिहार में 1974 में, उत्तर प्रदेश में 1975 में, मध्य प्रदेश में 1981 में, आंध्र प्रदेश में 1983 में, हिमाचल प्रदेश में कब है? हिमाचल प्रदेश में 1983, ओडिशा में 1983, दिल्ली में 1995 है, और केरल में 1999, पश्चिम बंगाल में 2003, त्रिपुरा में 2008 और गोवा में 2011। किसी राज्य का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। लोकायुक्त के चयन के लिए गठित समिति कौन कौन सी शामिल होती है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल की ओर से नामित कोई विशेष व्यक्ति। ओडिशा में लोकपाल अधिनियम 1970 में पारित हुआ, लेकिन यह लागू किस वर्ष हुआ? 1983 में लागू हुआ। लोकपाल व लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016। अब ये क्या है? इस संशोधन द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया एवं धारा 44 में संशोधन के तहत प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत लोक सेवक की पति पत्नी और तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियां, देनदारियां और लेनदारियां भी शामिल हैं। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो उत्तराखंड था। लोकपाल विधेयक 2011 किस तिथि को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया? 4 अगस्त 2011 को। लोकसभा में लोकपाल विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वी नारायण सामी द्वारा। राज्य में लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 8 वर्ष। किस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष कर दिया गया? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे कहते हैं सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में की गई थी। सीबीआई की स्थापना किस प्रकार की गई? तो गृह मंत्रालय के एकल संकल्प द्वारा। वर्तमान में सीबीआई के किस मंत्रालय के अधीन है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना की गई थी? संथानम आयोग 1962-64 की अनुशंसा पर। सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना। वर्तमान में सीबीआई की शाखाएं हैं 7। भ्रष्टाचार कौन कौन सी? देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, विशेष अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, नीतिगत व समन्वय शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। 1963 में सीबीआई की 6 संभागों को मिलाकर की गई थी। तो क्या कौन से? तकनीकी संभाग, अपराध अभिलेख और सांख्यिकी संभाग, आधुनिक अनुसंधान व भ्रष्टाचार निरोध संभाग, शोध संभाग, कानूनी व सामान्य संभाग, प्रशासनिक संभाग। निदेशक होता सीबीआई। निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा
में विपक्ष के नेता, भारत में मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश। सीबीआई के अंतर्गत कितनी डिवीजन काम करती हैं? तो 3। एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। सीबीआई के कार्य देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत, दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना, आर्थिक और वित्तीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, पेशेवर अपराधियों को के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना। सीबीआई अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। सीबीआई अकादमी की स्थापना कब की गई? 10 जनवरी 1996 को की गई। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। प्रवर्तन निदेशालय किस प्रकार संगठन है? बहुअनुशासनिक संगठन। ईडी का मुख्य कार्य क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करना। प्रवर्तन निदेशालय के कितने रीजनल कार्यालय हैं? 5। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली। धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 दिसंबर 2008 को। एनआईए की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? एनआईए एक्ट 2008 के तहत। एनआईए किस प्रकार की जांच एजेंसी है? संघीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष ये भी करंट का टॉपिक है, कुलदीप सिंह। एनआईए, ये आप करंट का देख के ही जाइएगा, जब ऐसे कोई अध्यक्ष निदेशक की नियुक्ति पूछेंगे तो करंट अफेयर से ही देख के जाइएगा। एनआईए निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 2005 में। एनडीएमए की स्थापना किस प्रकार की गई? तो भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा। एनडीएमए की संरचना कौन कौन शामिल होता है? तो एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य। एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीएमए के कार्य देख लिए। राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना, आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों को तैयार करना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने संबंधित प्रयासों का समन्वय स्थापित करना, आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, आपदा के समय अन्य कदम उठाना, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को पालन किए जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है तो एक अध्यक्ष और 9 सदस्यों को मिलाकर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी। जनजातीय क्षेत्र में डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं। नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। फिर नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संविधान और उत्तर निकाय है। नीति आयोग की स्थापना किस प्रकार से की गई? तो भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा। भारत सरकार की नीति निर्माण का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। नीति आयोग के गठन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नीति आयोग की संरचना देख लेते हैं क्या है। अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। शासकीय परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा है, और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? इन परिषदों का गठन एक
से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका समय संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इनमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है और सदस्य क्या होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य क्या होते हैं? देखिए, अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो प्रमुख विश्वविद्यालय, शोध संस्थान तथा अन्य सुसंग संस्थाओं में आते हैं, पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। पदेन सदस्य देखिए क्या है? अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी देख लेते हैं क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार का सचिव के समकक्ष होना चाहिए। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया था? श्री खुल्लर को। 6 जून 2019 को नीति आयोग का पुनर्गठन किसके पदेन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 4 कर दी गई। नीति आयोग में योजना राज्य मंत्री के किस रूप में शामिल किया गया है? तो पदेन सदस्य के रूप में। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी कर दी गई? तो 3। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को। वर्तमान में नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं श्री अमिताभ कांत। अब नीति आयोग के कार्य देख लेते हैं। नीति आयोग नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, अनुश्रवण और मूल्यांकन करना, थिंक टैंक और ज्ञान व नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना। नीति आयोग के उद्देश्य देख लेते हैं। राज्य नीति आयोग के उद्देश्य में क्या? राज्यों के सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार कर तंत्र विकसित करना एवं योजनाओं को उत्तरोत्तर विकास में मदद करना, बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित। अब राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण और समय अनुसार आवश्यकता आदि परिवर्तन करना, नीति निर्माण और आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकियों क्षमता निर्माण का विकास करना। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं क्या है? देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक एसडीजी इंडेक्स, इंडिया नया भारत @ के लिए कार्य नीति, कंपोजिट वाटर इंडेक्स। नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को विभाजित करने के लिए गठन किया गया है। टीम इंडिया तथा ज्ञान व नवाचार केंद्रों की। इंडिया हब का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की स्थापना अनीति और दुर्नीति किसने कहा? सीताराम येचुरी ने कहा। ये सीपीआईएम के नेता हैं। नीति आयोग से जुड़े कार्यालय हैं साथ शोध एवं विकास संस्थान और दूसरा क्या है आपका? विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। आगे देखिए, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। किसकी अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश के बाद योजना आयोग का गठन किया गया था? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी समिति के गठन किस वर्ष किया गया था? 1946 में। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? संविधानोत्तर और संवैधानिक निकाय। योजना आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है? सलाहकारी। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन हेतु सर्वोच्च अंग था योजना आयोग। योजना आयोग का समापन किस तिथि को हुआ? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री था। योजना आयोग की संरचना देख लेते हैं। योजना आयोग की संरचना: अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के रूप में, अंशकालिक सदस्य कुछ केंद्रीय मंत्री, पूर्णकालिक सदस्य
4 से 7 राज्य मंत्रियों को समान दर्जा प्राप्त। सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। किसने कहा था कि योजना ने संघ के स्थान ले लिया है और हमेशा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है? तो के संथानम ने कहा था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अब देख लेते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे। गुलजारी लाल नंदा योजना मंत्री थे, ये नंदा रहे। योजना मंत्री थे टीवी कृष्णाचारी, सीएम द्विवेदी। अशोक मेहता योजना मंत्री, डॉक्टर डी.आर. गाडगिल, सी. सुब्रमण्यम और डॉक्टर डी.पी. धर योजना मंत्री, और पी.एन. हेक्सर, डॉक्टर टी.डी. लकड़ावाला, एन.डी. तिवारी, एस.बी. चौहान, पी.सी. सेठी, पी.वी. नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह इम्पोर्टेंट है। ये नरसिम्हा राव 84 से 85 थे, 85 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह। पी शिव कुमार, माधव सिंह सोलंकी राज्य योजना मंत्री, आर के हेगड़े, प्रोफेसर मधु दंडवते वित्त मंत्री थी, मोहन धरिया जी, प्रणब मुखर्जी, प्रोफेसर मधु दंडवते, जसवंत सिंह, केसी पंत, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। इनका 2 बार कार्यकाल होता है, एक 2004 से 2009, फिर 2009 से 2004। राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? तो योजना किसके द्वारा किया जाता था? योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.वी. माथुर ने दिया था। भारत के प्रधानमंत्री जो पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे कौन? पी.वी. नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मधु दंडवते किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल मंत्री थे? तो ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में राज्य मंत्री थे। मधु दंडवते ने वित्त मंत्री का पद संभाला था वीपी सिंह की सरकार में। योजना आयोग एकमात्र उपाध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रीय विकास परिषद देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रकार के आदेश से हुआ था? तो केंद्र सरकार के शासकीय आदेश पर। राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है? संविधानोत्तर निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। किस आयोग की सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो नीति आयोग का सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन का उद्देश्य योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजना के सहयोग से राष्ट्रों के संसाधनों व प्रयासों को गतिशील बनाना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के संपूर्ण क्षेत्र में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन की समीक्षा करना व केंद्र व राज्यों के बीच सहभागिता व समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। कौन सी संस्था योजना आयोग, नीति आयोग और राज्यों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप सर्वप्रथम किसे भेजा जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के पश्चात किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष। पंचवर्षीय योजना किसकी स्वीकृति के पश्चात आधिकारिक योजना मान लिया जाता है? तो संसद की स्वीकृति के पश्चात। कौन सा आयोग नियोजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब भारत का विधि आयोग। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो गैर संवैधानिक कार्यकारी निकाय है।
विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कानून में सुधार एवं कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। आज़ादी से पूर्व प्रथम विधि आयोग के गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1834 में। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। स्वतंत्रता से पूर्व विधि आयोग देख लेते हैं। प्रथम विधि आयोग 1834 में, द्वितीय विधि आयोग 1853 में, तृतीय विधि आयोग 1861 में और चतुर्थ विधि आयोग 1889 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में की गई थी। भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो MC सीतलवाड़ को। वर्तमान में कितने विधि आयोग का गठन किया जा चुका है? 22। 21वें विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो किस वर्ष किया गया है? 1 सितंबर 2015 को। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बलबीर सिंह चौहान। किस तिथि को 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई? तो 19 फरवरी 2020 को। विधि आयोग की संरचना देखिए। पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 1 सचिव सहित 2 पदेन सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य। विधि आयोग की कार्य प्रणाली देख लेती है। आयोगों की बैठकों को आयोजित करना, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करना, समस्या सुधार हेतु निर्धारण की रूपरेखा, सार्वजनिक व्यवसाय निकायों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ परामर्श करना। भारत के प्रोफेसर विमल पटेल को 5 वर्ष की विधि के लिए चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में प्रोफेसर विमल पटेल का कार्यकाल शुरू होगा तो 1 जनवरी 2023 से। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के किसे नियुक्त किया गया है? तो AN मित्तल। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इसे जब जाएं परीक्षा में तो करंट जो नियुक्तियां हैं तो विशेषकर करंट अफेयर से देख के जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।